यार इन क्वेश्चन को करने का तरीका हमेशा सेम ही रहेगा, आपको फॉर्मूले में पुट करने पड़ेंगे जो भी चेंजेस हुए। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज। तो आरओआई का फॉर्मूला क्या है, पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब एक एक करके बात करें। परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 10 लाख बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। अब ध्यान से देखना, लॉजिक समझेंगे। मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी खरीदी, परचेज ऑफ मशीनरी, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, मतलब इसमें लॉजिक समझेंगे। परचेज ऑफ मशीनरी में हो क्या रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी कुछ बता रहा है कितने की, 10 लाख। तो जब मशीनरी खरीदते हैं तो होता क्या है, मशीनरी खरीदी हमने तो नॉन करेंट एसेट्स बढ़ जाएंगे, नॉन करेंट एसेट्स बढ़ जाएंगे कितने से, 10 लाख से, फॉर बाय इशू ऑफ शेयर्स, बाय इशू ऑफ शेयर्स, पैसे तो नहीं दिए, तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने एक मशीन खरीदी और हमारा क्या हुआ, शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 10 लाख से। यस और नो, ये बात क्लियर है, इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट समझ आ गया, ठीक है। क्या इससे मेरा कोई प्रॉफिट का लेना देना है, इस ट्रांजैक्शन से पीबीआईटी पे कोई इंपैक्ट आएगा, नहीं, इट इज नॉट अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई इंपैक्ट आएगा, एसेट साइड अप्रोच लोगे तो एसेट्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। लाइबिलिटी साइड अप्रोच लोगे तो कैपिटल बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बढ़ रही है, तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो मैथ्स क्या कहती है, तो अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि देयर विल बी नो चेंज इन पीपीआईटी बट ड्यू टू इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, प्रॉफिट में कोई चेंज आया नहीं, तो आरओआई तो कम हो जाएगा ना, यस और नो, आरओआई विल रिड्यूस, आरओआई विल डिक्रीज। समझ आए कैसे अप्रोच करना है इनको? आप कोई भी इमेजिनरी वैल्यू आप बोलोगे, लेट अस अज्यूम आरओआई इज 50%, लेट अस अज्यूम आरओआई इज 50%, तो उसमें आप पीबीआईटी ले लो 50 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो 1 करोड़। पीबीआईटी ले लो 50 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो 1 करोड़, मतलब ये 10-10 लाख के हैं तो वो 50 लाख 1 करोड़ ले लो। अब आप उसको न्यूमेरिकली पुट करोगे तो 50 लाख का तो 50 लाख रहेगा, 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, तो जो रेशियो है वो 50% से कम आएगा, तो रेशियो विल रिड्यूस, डिक्रीज। समझ आया क्या हुआ, पक्का? कैपिटल एम्प्लॉयड विल इंक्रीज without any change in PBIT. Therefore, ROI will decrease. कोई दिक्कत? चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, ध्यान से देखना, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट क्या होता है, डेप्रीसिएशन टू एसेट, डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, यस और नो। अब जितनी डेप्रीसिएशन होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, यस और नो। प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा, प्रॉफिट कम हो रहा है, एसेट की वैल्यू भी कम हो रही है, तो ये फायदा है या नुकसान है, ये मेरे आरओआई को बढ़ाएगा या कम करेगा, कम ही करेगा। आप वैल्यूज पुट करके देख लो। डेप्रिसिएशन एग्जाम्पल से करा दो, चलो। डेप्रिसिएशन बोलो ना, कितनी, 25,000, 25,000 है, ठीक है। तो हमारा अजम्पशन चेंज तो करेंगे नहीं, हमारा आरओआई क्या था, 50 लाख अपॉन 1 करोड़, यस और नो। तो कितना था आरओआई हमारा, 50%। पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन तो जा चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, 49,50,000, यस और नो, 25 है, 49,75,000। नॉन करेंट एसेट्स भी 25,000 से कम हो जाएंगे, तो 99 लाख, सुन लो,
99 लाख 99,000 99 लाख 75,000, तो 1 करोड़ हो जाएगा ना, 25,000, ठीक है। 99,75,000 4975 डिवाइडेड बाय 9975, 49.9%। रेशियो तो कम हो रहा है ना, चाहे उससे क्या फर्क पड़ता है कितने से हुआ, कम तो हुआ। बट मैं कह रहा हूँ इनमें कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होती, इसमें एक्सप्लेनेशन यूज होती है। एक्सप्लेनेशन ये कि भाई साहब प्रॉफिट गिर रहा है तो आरओआई बढ़ नहीं सकता। अगर प्रॉफिट गिरता और आपकी इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा गिरती तो इन्वेस्ट आरओआई बढ़ जाता। कि आपका चलो थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई भाई साहब। पहले मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगी हुई थी, अब इन्वेस्टमेंट कम हो गई। वो ज्यादा कम होती तो बढ़ जाता, वो तो बराबर से कम हो रही है, तो रेशियो तो रिड्यूस होगा ना। बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हो जाएगा आगे सेम तरीके से ही सारा करना है। 49.8 बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं अगर वो कन्विंसिंग है तो। हमें अपने आप को कन्विंस नहीं करना, हमने दूसरे बंदे को कन्विंस करना है, तो समझ आना चाहिए कि हम बोल कितने। क्लियर? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय पेमेंट। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स मतलब डेट कम हो गया, डेट कम हो गया, लेकिन आपने पैसे दिए, तो पैसे दिए तो क्या हुआ, बाय पेमेंट ऑफ 2 लाख, तो उतने से एसेट कम हो गया। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 2 लाख, रिडेम्पशन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, तो नॉन करेंट एसेट में आपके मतलब वो कम हो रहे हैं डिनोमिनेटर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जब डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन होते हैं, जब डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, करेंट लायबिलिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। यस और नो? तो क्या वो डेट का पार्ट होंगे तब? क्या वो डेट का पार्ट होंगे? नहीं, तो वो तो डेट में वैसे भी नहीं आ रहे थे। तो जब डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया था ना एक बार ही, तो एक बार ही गलती कर चुके हैं, हर बार थोड़ी ना करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जब डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो इम्पैक्ट क्या होगा, करंट maturities of long term debt, that is current liabilities reduce होंगी, और कैश बैंक बैलेंस that is current assets reduce होगा। तो जितने से करंट एसेट्स रिड्यूस होगा उतने से करंट लायबिलिटीज रिड्यूस होंगी। यस और नो? तो वर्किंग कैपिटल पे नो चेंज आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज ही नहीं हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज इन, सर पैसे जा रहे हैं, भाई साहब की करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है। और डेट प्लस इक्विटी में आता ही नहीं क्योंकि ये करंट लायबिलिटी है। कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज नहीं हुई, पीबीआईटी चेंज नहीं हुआ, therefore there will be no change। बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंस कॉस्ट, कॉस्ट इज एन एक्सपेंस, उसमें इंटरेस्ट आता है, शेयर इशू एक्सपेंसेस आते हैं। दिस इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट, इट इज अ कैपिटल, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में कॉस्ट आती है, कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, उससे रिलेटेड खर्चे, ये खर्चा नहीं है, इट इज अ कैपिटल ट्रांजैक्शन। कोई भी डाउट? नो चेंज, नो चेंज, समझ आया ना नो चेंज क्यों? Conversion of 9% debentures into 10% debentures of ₹10 each at par. Conversion of 9% debentures of 1 lakh into 10% debentures. डेट बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है, कैसे सर? एक डिबेंचर दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्ट कब होते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट है, खेल रहे हो आपके इमोशंस के साथ ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर्स कन्वर्ट कब होते हैं, जब वो ड्यू फॉर रिडेम्पशन होते हैं।
तो जब वो ड्यू फॉर रिडेम्पशन थे तो वो करंट लायबिलिटी थे। अब करंट लायबिलिटी खत्म, एक नए डिबेंचर्स बन गए। अब नए डिबेंचर्स जो बन गए वो तो डेट क्रिएट हो गया, तो आपका डेट इंक्रीज हो रहा है, आपका डेट इंक्रीज हो रहा है। डेट इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो रेशियो तो डिक्रीज होगा। तो इन चीजों का बड़ा खास ध्यान रखना कि व्हेन डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन और बाय पेमेंट, दे बिकम अ करंट लायबिलिटी। तो वो अगर खत्म हो रहे हैं तो वो करंट लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, नॉन करंट को नहीं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ध्यान रखना है, मजेदार, इंटरेस्टिंग। तो यहीं पे लिख देता हूं, इम्पैक्ट क्या होगा, करंट लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं, डेट बढ़ रहा है, देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है, देयरफॉर रेशियो रिड्यूस होगा। समझ आई बात? मजेदार। ये नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक्स नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं कि कोई, अब तो करंट लायबिलिटी उस डेट बढ़ रहा है, ठीक है ना। एक एक करके बात करते हैं, ठीक है ना। आपके मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लायबिलिटी साइड अप्रोच पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच पे आ जाते हैं। तो जब लायबिलिटी साइड पे आ रहे हैं तो फॉर्मूला होता है डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं, डेट बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया, साइड कर दो। एसेट साइड अप्रोच पे आ जाते हैं। एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं, करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं। जो आइटम डिडक्ट करना था वो कम हो गया, तो डिडक्शंस कम होंगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा आएगा या कम, ज्यादा आएगा, क्योंकि उतना कम डिडक्शंस है। समझ आई बात? आप दोनों एक साथ देख रहे हो, दो अलग अप्रोचेस हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 170।